स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल फ्यूचर पर, जिसमें हम लेकर आए हैं सप्ताह की खबर जो दिनांक 5 दिसंबर से 11 दिसंबर 2022 के बीच के सभी महत्वपूर्ण समसामयिक प्रश्नों को समाहित किए हुए है। यह आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों को समेटे हुए है। इसके अलावा इनमें उन विषयों को भी शामिल किया गया है जो आपके मुख्य परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ईरान सरकार ने ख़त्म की नैतिकता पुलिस। देखिए, ईरान में हिजाब कानून था कि अगर वहाँ की महिलाएं हिजाब नहीं पहनेंगी तो उन्हें कानूनन सज़ा दी जाएगी, लेकिन हाल ही में एक हत्या के कारण या हिजाब ना पहनने के कारण हत्या हुई या हिजाब ना पहनने के कारण जो सज़ा दी गई उसके कारण एक महिला की मृत्यु हो गई। उसके बाद पूरे ईरान में हिजाब विरोधी आंदोलन उठ खड़ा हुआ और बाद में सरकार को हिजाब कानून को बंद करना पड़ा, समाप्त करना पड़ा और इसी के बाद हिजाब को लागू करने वाली जो पुलिस है, नैतिकता पुलिस, उसको भी समाप्त कर दिया गया। अभी इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। उस ज्वालामुखी का नाम है माउंट सेमेरू। आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर ये पूछ लेता है कि यह ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, तो जब भी पूछे माउंट सेमेरू कहाँ है तो माउंट सेमेरू इंडोनेशिया में है। पेंशन रेगुलेशन अथॉरिटी या पेंशन फंड रेगुलेशन डेवलपमेंट एंड अथॉरिटी ने कहा है कि जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के हों या राज्य सरकार के हों, वो ईएनपीएस के रूट से अपना पेंशन लागू करें या ईएनपीएस का लाभ लें या उससे जुड़ें। भैया, किसी को सोना खरीदना है अगर एटीएम से, तो हैदराबाद में एक सोना खरीदने वाला एटीएम मशीन लगाया गया है जिसमें आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड से सोना खरीद सकते हैं। याद रखिएगा ये तथ्य कहाँ पर है। ये इंडिया और चाइना विश्व के कुल ग्लोबल डेटा ट्रैफिक में 50% का हिस्सा रखते हैं, जिसमें से 21% हिस्सा भारत का है और 27% हिस्सा चाइना का है। दोनों मिलाकर लगभग 48% हुआ। अर्थात विश्व के कुल डेटा ट्रैफिक का 48% केवल इन दोनों देशों से आता है। इसका रीज़न भी है क्योंकि इन दोनों देशों में डेटा पहले से बहुत सस्ता है, जनसंख्या ज़्यादा है, जनसंख्या युवा है, तो इसलिए यहाँ पर डेटा ट्रैफिक ज़्यादा है। इसका लाभ भी मिलेगा जैसे जैसे डेटा यूज़ होगा, लोगों में स्किल डेवलप होगा तो उससे आय के भी साधन खुलेंगे। इसका मिसयूज़ भी होता है, इसलिए साइबर संकट खड़ा हो रहा है। और जब साइबर संकट खड़ा हो रहा है तो साइबर सुरक्षा से संबंधित प्रावधान किए जाएंगे। इसलिए भारत में एक साइबर सुरक्षा संबंधित मंत्रालय की बात की जा रही है कि हो सकता है भविष्य में एक ऐसा मंत्रालय बनाया जाए जिसका उद्देश्य केवल साइबर सुरक्षा हो। इसी साइबर हमले से बचने के लिए भारत अपने न्यूक्लियर प्लांट को साइबर अटैक से बचाने के लिए निगरानी भी कर रहा है। देखिए, भारत में जितना ही डेटा का यूज़ बढ़ रहा है उसका साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा डेटा यूज़ करेंगे उतने क्राइम के चांसेस बढ़ेंगे। अगर आपको साइबर क्राइम से बचना, नेट यूज़ करना बंद कर दीजिए, मोबाइल यूज़ करना बंद कर दीजिए। ना आपके पास मोबाइल लैपटॉप होगा, ना साइबर अटैक होगा या साइबर खतरा होगा। तो जैसे जैसे डेटा का यूज़ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे साइबर खतरे भी बढ़ेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इन चुनौतियों को समय के साथ कंट्रोल कर लिया जाएगा, नियंत्रित कर लिया जाएगा। इन समस्याओं का धीरे धीरे हल खोजा जा रहा है। देखिए, डेटा यूजेस बढ़ रहे हैं तो डेटा में असमानताएं भी बढ़ रही हैं, डिजिटल क्षेत्र में असमानताएं बढ़ रही हैं। देखिए, किसी भी विकसित समाज में असमानता देखने को मिलती हैं। ये डिपेंड करता है कि समाज कितना विकसित है, उसी हिसाब से असमानता की मात्रा कम या ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें प्रारंभिक दौर में, जब मनुष्य पशुवर जीवन जी रहा था, पशुओं की तरह जीवन जीता था, जब होमो सैपियंस ने नया नया जन्म लिया था, जब पेड़ों पर रहता था, गुफाओं में रहता था, उस समय कोई असमानता नहीं थी। असमानता के नाम पर यह था कि कोई रेगिस्तान में रह रहा है, कोई वर्षावन में रह रहा है। अगर जो रेगिस्तान में रहता है वहाँ पे रेत ही रेत है, वहाँ पानी नहीं है, वहाँ खाने के साधन कम है। लेकिन वर्षावन है, वहाँ बहुत जंगल हैं, रेन फॉरेस्ट में जंगल ही जंगल है, पानी बरस रहा है, बहुत सारे पशु पक्षी हैं, विविध तरह के फल हैं, फूल हैं, खा रहे हैं, मस्त जी रहे हैं। ये अंतर हो सकता है। बाकी किसी के लाइफ में ऐसा नहीं है कि जो रेगिस्तान वाले उनके पास मोबाइल नहीं है और वर्षावन वाले मोबाइल लेकर घूम रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। सब वैसे ही नंगे घूम रहे थे।
या फिर जानवरों का खाल पहन रहे थे या पत्ते पहन रहे थे, यही उनके पास साधन था। तो जैसे जैसे विकास बढ़ा, असमानताएं बढ़ी। अब धीरे धीरे वो भी कंट्रोल होता जाएगा। इसके लिए बहुत सारे इंडेक्स भी हैं भारत में या अर्थव्यवस्था में, इसके लिए बाकायदे एक इंडेक्स बनाया गया है। जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो समझेंगे कैसे इसकी गणना की जाती है। देखिए, भारत में मिट्टी का बहुत ज़्यादा शोषण हुआ है या दोहन किया जा रहा है लगातार। वो कैसे हो रहा है? कृषि में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र या उर्वरक का प्रयोग करने से, या फिर अंडरग्राउंड वाटर जो भूजल है उसका बहुत ज़्यादा सिंचाई करने से भूमि खराब हो जाती है या मिट्टी खराब हो जाती है। कैसे खराब होती है? अब समझिए, उर्वरक जो होते हैं, जो कृत्रिम उर्वरक है, स्पेशली प्राकृतिक उर्वरक से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मिट्टी अच्छी होती है, उसकी उर्वरता बढ़ती है जब आप प्राकृतिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं। लेकिन जैसे ही आप कृत्रिम उर्वरक या फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं या आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं, आपकी मिट्टी की गुणवत्ता कम हो जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, मिट्टी की एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे फसलों को नुकसान होता है। होगा क्या? फिर उससे उत्पादन कम हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जब आप अंडरग्राउंड वाटर या ज़मीन के नीचे के पानी या भूजल के पानी का प्रयोग करेंगे सिंचाई में ज़्यादा से ज़्यादा, तो जो मिनरल ज़मीन के नीचे दबे हुए हैं जब वो ऊपर आते हैं तो मिट्टी की गुणवत्ता को ख़राब कर देते हैं। इस कृषि में दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं। कृषि की उत्पादकता कम होती है, धीरे 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 मिट्टी बंजर हो जाती है। इसलिए भारत सरकार का ये प्रयास है कि इन समस्याओं से निपटने के लिए नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए। इसलिए भारत सरकार ने एक नेशनल मिशन लॉन्च किया नेचुरल फार्मिंग के लिए। नेचुरल फार्मिंग क्या है कि प्राकृतिक कृषि, उसमें प्राकृतिक उत्पादों से कृषि किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि गोबर से खाद बनाया गया या फिर किसी अन्य प्राकृतिक वस्तुओं से, जैसे पत्तों को सड़ा खाद बनाया जा रहा है, उनसे कृषि किया जा रहा है। कीटनाशक के तौर पर पौधों का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे नीम की कंडी है या नीम के जो फल हैं उनसे कीटनाशक बनाया जा रहा है या अन्य उत्पादों से कीटनाशक बनाया जा रहा है। इससे ना मिट्टी खराब होती है ना फसल खराब होता है, क्योंकि जब मिट्टी में कोई खराब पदार्थ नहीं होंगे या प्रदूषक पदार्थ नहीं होंगे, उससे मानव स्वास्थ्य को भी नुकसान नहीं होगा। जब मिट्टी में फसल में कीटनाशक का प्रयोग होगा, कृत्रिम उर्वरक का प्रयोग होगा, तो मानव स्वास्थ्य पे भी उसका नुकसान होगा। इस चीज़ से बचने के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है कि नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए भारत सरकार ने ग्रीन बॉन्ड जारी करने का भी सोचा है। ग्रीन बॉन्ड से जो पैसा आएगा उससे भारत अपने नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देगा या प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देगा। इस समय आप देखिए सिक्किम में प्राकृतिक कृषि का बहुत तेज़ी से चलन है, वहाँ पे किसी भी कृत्रिम उर्वरक को प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो उम्मीद है कि भारत जल्दी उस दिशा में जाएगा, अन्यथा भारत की खाद्य संकट खड़ा हो जाएगा। भारत को खाद्य संकट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर मिट्टी खराब हुई तो आपको समस्या झेलना पड़ेगा। और अभी हाल ही में गौड़ा एयरोस्पेस ने 1 लाख ड्रोन बनाने का सोचा है, किसान ड्रोन 2024 तक, जिससे किसानों को उनके कृषि कार्य में सहजता हो। इससे कृषि का आधुनिकीकरण होगा या मॉडर्नाइजेशन होगा, जिससे कृषकों को आराम होगा या सहजता होगी खेती करने में और उत्पादकता में वृद्धि होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा। ईपीएफओ ने एक डाटा दिया है कि जिसमें वित्तीय वर्ष 2023 के फर्स्ट हाफ या प्रथम छमाही में, वित्तीय वर्ष 2023 के प्रथम छमाही में फॉर्मल जॉब या औपचारिक नौकरियों में 35% का बढ़ावा होगा या ग्रोथ होगा या वृद्धि होगी। वर्ल्ड बैंक ने भारत के विकास दर को 6.5 से बढ़ाकर 6.9 कर दिया है। उम्मीद है कि भारत का विकास दर 6.9 हो जाएगा। भारत और जर्मनी ने एक एग्रीमेंट पर साइन किया है, जिससे स्किल्ड लेबर या कुशल श्रमिक और छात्रों के आवागमन में या आने जाने में सहजता होगी। देखिए, ये ट्रीटी असल में क्या दर्शाता है? जब दुनिया ने ग्लोबलाइजेशन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने या WTO ने ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया, तो उसका उद्देश्य था पूंजी की आबाद आपूर्ति, पूंजी या कैपिटल की आबाद आपूर्ति, ताकि इसमें कोई बैरियर ना हो, कोई बाधा ना हो। दो देशों के बीच अगर पूंजी आ जा रही है तो कोई बैरियर ना हो, कोई रोक टोक ना हो, जिससे हर आदमी, जिससे पूंजीपति या जिसके पास पूंजी है वो लाभ कमा सके। लेकिन हर देश के पास तो पूंजी नहीं है भाई। उत्पादकता के लिए पूंजी के साथ साथ श्रम की भी ज़रूरत होती है। तो इसलिए पूंजी के साथ साथ श्रम के भी आबाद आपूर्ति की बात की जा रही थी, ताकि स्किल्ड श्रमिक जो है, स्किल लेबर, वो भी बिना किसी रोक टोक के सहजता से एक देश से दूसरे देश में जा सके। अब जो पूंजीवादी देश हैं या जिनके पास संसाधन ज़्यादा है, अमेरिका है, यूरोपीय देश है, इनके पास संसाधन ज़्यादा है, ये FDI दूसरे देशों में डालते हैं। जापान है, इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है।
ये FDI डाल रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। लेकिन भारत के पास इतना पैसा है नहीं, या भारत या अन्य किसी भी देश के पास इतना पैसा नहीं है। उनके पास उनका जो पूंजी उनके श्रमिक हैं। तो होता है कि अपने उनके श्रमिक किसी और देश में जाते हैं, कमाते हैं और फिर अपने देश में पैसा भेजते हैं। तो इसी समस्या के निदान के लिए या इसी सुविधा को प्राप्ति के लिए ये ट्रीटी किया गया है, ताकि भारत के जो श्रमिक हैं या कुशल श्रमिक हैं, जो स्किल्ड लेबर हैं, वो वहाँ जाएं और काम करें, अपने भी कमाएं, अपने देश में पैसा भेजें, ताकि देश की अर्थव्यवस्था का विकास हो। इसीलिए भारत सरकार ने स्किल्ड इंडिया प्रोग्राम चलाया है, या कुशलता बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम चलाया है, ताकि लोगों में कुशलता बढ़े या स्किल बढ़े, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था का विकास हो। TCS ने मेंटल हेल्थ ऐप लॉन्च किया है, जिससे लोगों के मानसिक स्वास्थ्य की जांच हो सके, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार किया जा सके, या किसी भी समस्या को पहचाना जा सके। अगर आप समस्या को पहचानेंगे तभी उसका हल कर सकते हैं। द सिटी ऑफ जॉय के लेखक डोमिनिक लैपियर नहीं रहे हैं, इनकी मृत्यु हो गई, इनका देहांत हो गया। इनके 2 सबसे महत्वपूर्ण किताबें हैं, द सिटी ऑफ जॉय और फ्रीडम ऑफ मिडनाइट। सिटी ऑफ जॉय केंद्रित है कलकत्ता शहर पर, वहाँ की जीवन शैली पर, किस तरह से यहाँ की संस्कृति में खुशियों के रहस्य छुपे हुए, लोग खुश रहना चाहते हैं। वहीं दूसरी किताब है फ्रीडम एट मिडनाइट, जो ऐतिहासिक उपन्यास है, जिसमें भारत के विभाजन से संबंधित कहानियों का वर्णन है, या फिर इतिहास का वर्णन है, या तथ्यों का वर्णन है। इनका देहांत हो गया। तो इनके दोनों पुस्तकों का नाम याद रखिएगा, ये दोनों बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, द सिटी ऑफ जॉय और फ्रीडम एट मिडनाइट। इंदौर स्वच्छ शहरों की सूची में लगातार शीर्ष पर है, या भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। और यहाँ पर 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन और वैश्विक निवेश सम्मेलन का आयोजन होना है। इस दौरान देखा जा रहा है कि शहर में लोग पान खा के कई जगह थूक रखे हैं, जिससे शहर में कई जगह पान के थूक के या पान के पीक के दाग हैं। और इंदौर नगर निगम चाहता है कि शहर में पान के पीक या पान के थूक का दाग ना हो, इसलिए उसने बाकायदे एक अभियान चलाया है, नो थूथू अभियान। तो अगर प्रश्न पूछ लें नो थूथू अभियान कहाँ चलाया गया है, तो वो इंदौर का है। ये तथ्य याद रखिएगा, क्योंकि इंदौर में नो थूथू अभियान चलाया गया है। इसके कई सारे लाभ हैं। देखिए, अगर आप सार्वजनिक स्थलों पर थूकते हैं तो उससे होता क्या है कि बीमारियां भी बढ़ती हैं, और सार्वजनिक स्थल गंदे होते हैं या शहर गंदे होते हैं। तो इसलिए इस अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा इंदौर नगर निगम 250 करोड़ का हरित बॉन्ड जारी कर रही है, ताकि शहर के विकास में हरित ईंधन या फिर पर्यावरण मित्र या इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ों का विकास किया जा सके। सिंगल विंडो सिस्टम बनेगा, वन स्टॉप शॉप। देखिए, अभी कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है, या आज से कुछ समय पहले तक अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करना होता था, तो बिजनेसमैन या व्यापारी या जो उद्यमी है या जो एंटरप्रेन्योर है, उसको कई जगहों से परमिशन लेना पड़ता था, कई सारे लाइसेंस लेने पड़ते थे, जिससे एक उद्यम प्रारंभ करने में या एक एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करने में या एक बिज़नेस स्टार्ट करने में उद्यमी को बहुत मेहनत करना पड़ता था, बिजनेसमैन को बहुत प्रयास करना पड़ता था। उससे होता क्या था कि बिजनेसमैन बिजनेस पर फोकस ना कर या उद्यम पर फोकस ना कर ऐसे अनावश्यक चीज़ों में परेशान होता था। तो सरकार का प्रयास यह है कि इन अनावश्यक बाधाओं को या इन अनावश्यक समस्याओं को समाप्त किया जाए। इसलिए भारत सरकार एक ही सिंगल विंडो सिस्टम बना रही है, ताकि एक ही बार में एक बिजनेसमैन या उद्यमी या व्यापारी एक बार में सारे परमिशन ले ले, एक फॉर्म डाले और सब सुविधा हो जाए। इससे क्या होगा कि जो उद्यमी अपने उद्यम पे फोकस करेगा, और जब जिस देश में उद्यम का विकास होगा उस देश का अपने आप विकास हो जाएगा। अगर किसी देश में उद्यम या बिजनेस का विकास नहीं है तो उस देश का कभी विकास हो ही नहीं सकता। इसलिए भारत सरकार चाहती है कि देश में उद्यम को बढ़ावा मिले, बिजनेस को बढ़ावा मिले, लोग ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करें, जिससे देश का विकास हो। इसलिए भारत सरकार बिल्कुल आसान बना रही है परमिशन लेना किसी भी उद्यम या व्यापार के लिए। देखिए, बहुत आसान बना रही है, केवल एक पैन कार्ड से सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। अब गाँव में भी फिल्में देखी जा सकेंगी। इसके लिए भारत सरकार 500 सिनेमा हॉल बना रही गाँव में, यह मार्च तक बनकर तैयार हो जाएगा। भारत सरकार किसी भी अनफेयर या गलत गतिविधि को रोकने के लिए, जैसे बड़ी कंपनियां हैं कुछ अनफेयर कार्य भी करती हैं, उनको रोकने के लिए यूरोपीय यूनियन के कानून EU डिजिटल मार्केट एक्ट को अपनाने की बात कर रही है, जिससे भारत में
बड़ी कंपनियां कोई भी अनफेयर या गलत कार्य ना करें, उनको रोका जा सके, उनको रेगुलेट किया जा सके, उनको नियंत्रित किया जा सके। वर्ल्ड बैंक और अन्य कई सारी संस्थाओं ने जो डेटा दिया है जिसमें ये साफ हो रहा है कि भारत का विकास दर क्या होगा, जिसमें S&P ने 7.3 बताया है, जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक, मूडी, फिच और गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि 7% GDP ग्रोथ रेट होगा। वहीं वर्ल्ड बैंक, OECD का मानना है कि 6.9% होगा। ये डेटा देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही जगह पर सारा डेटा मिल जा रहा है, इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको एक बार ज़रूर देख लीजिए कि ये डेटा में किस किस कंपनी ने या किस किस संस्था ने क्या क्या आकलन किया है। तो इसको याद रखिए कि प्रश्न जरूर आता है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ ही लेता घुमा फिरा कर, तो ध्यान रखिए। यह मोदी जी ने कहा है कि लोगों को अपने भोजन में या अपने डाइट में मिलेट्स या मोटे अनाज को शामिल करना चाहिए, जिससे खाद्य सुरक्षा बनी रहे। मोटे अनाज या मिलेट्स हैं, असल में क्यों इनको शामिल किया जाए? पहली बात, 2023 को मिलेट वर्ष घोषित किया गया या मोटे अनाज वर्ष घोषित किया गया है, जिससे इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। दूसरी बात, ये स्वास्थ्यवर्धक बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होगा, इसलिए मिलेट का प्रचार किया जा रहा है। इसके अलावा इसकी उत्पादकता बहुत ज़्यादा होती है, अन्य फसलों की अपेक्षा मोटे अनाज की उत्पादकता ज़्यादा होती है, इसलिए भारत सरकार का ये लक्ष्य है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मोटे अनाज का सेवन करें। इससे स्वास्थ्य में सुधार होगा और इसकी उत्पादकता भी बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को लाभ भी होगा। हम अपने उपयोग के लिए जो बिजली का प्रयोग करते हैं वो जिस लाइन से या जिस तारों से आती है, जिन तारों से उनको जो रिपेयर करते हैं उनको हम लोग लाइन मैन कहते हैं। लेकिन भारत में पहली महिला हैं जो ऐसे इलेक्ट्रिक कार्य करेंगी, तो इनके लिए जो शब्द का प्रयोग है लाइन वुमेन का, इनका नाम है वी भारती। तो बस इतना याद रखिए, देश की पहली लाइन वुमेन कौन है? तो देश की पहली लाइन वुमेन वी भारती हैं। ये तथ्य याद रखिए। वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है जिसमें बताया कि हीट वेव के कारण लोगों के सर्वाइवल लिमिट टूटेगी, इससे लोगों के जीवन को खतरा बढ़ेगा। हीट वेव का मतलब है कि जब तापमान बढ़ता है या गर्मी का सीजन होता है तो गर्मी के कारण उष्मा की तरंगें चलती हैं, उन्हें ही हीट वेव कहा जाता है। कहीं कहीं पे से हम लोग लू भी एक तरह का हीट वेव ही है। तो ऐसे ही हीट वेव बढ़ेंगे जिससे लोगों के जीवन को खतरा बढ़ेगा। इसका कारण ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज है, और ये कैसा होगा अब जब सीजन आएगा गर्मी का तो पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल ये खतरा बना हुआ है जीवन पे। जिस गति से तापमान बढ़ रहा है धरती का और शहरों का, तो लोगों के जीवन पे संकट तो बना हुआ है। डिजिटल रुपया UPI से अलग होगा। देखिए, UPI में जो हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं वो भारतीय रुपए के या पेपर करेंसी का ही ट्रांजैक्शन होता है। असल में वो फिजिकल करेंसी का ही ट्रांजैक्शन होता है डिजिटल रूप में। लेकिन जो डिजिटल रुपया है वो पूरी तरह से डिजिटल है, उसका फिजिकल रूप में या भौतिक रूप में उसका कोई अस्तित्व नहीं है, केवल और केवल डिजिटली है। तो जो डिजिटल रुपया है वो UPI से बिल्कुल ही अलग है। डिजिटल रुपया ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है, ये सुरक्षित है, इसकी गारंटी RBI लेता है। इसको अधिकार मिला है लीगल टेंडर मनी के बराबर। लीगल टेंडर मनी का मतलब होता है वह मुद्रा जिसको कानूनी रूप से मान्यता दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति उस अर्थव्यवस्था में उस कानूनी मुद्रा को लेने से इनकार करता है तो उस व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। अगर आप भारत में भुगतान के रूप में रुपया को लेने से मना करते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो ये जो डिजिटल रुपया है ये भौतिक रुपये के बराबर है हर मामले में। पेपर करेंसी और डिजिटल करेंसी, पेपर करेंसी और डिजिटल रुपया दोनों हर मामले में बराबर हैं। अंतर बस इतना ही है कि पेपर करेंसी का अस्तित्व भौतिक रूप से होता है, जबकि डिजिटल रुपये का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। ये केवल और केवल डिजिटल फॉर्म में होता है या डिजिटल रूप में होता है। इसकी सुरक्षा पेपर करेंसी से ज़्यादा होती है, इसको कोई चोरी नहीं कर सकता। इस पे RBI गारंटी होती है। इसका महत्व या इसका वैल्यू या इसका मूल्य पेपर मुद्रा के बराबर होता है या फिजिकल मुद्रा या भौतिक मुद्रा के समान होता है।
लेकिन यह सुरक्षित होता है डिजिटल रूप से। तो यूपीआई से पूरा ही अलग है डिजिटल रुपया, लेकिन सुरक्षा उससे बहुत ज़्यादा है। यूपीआई में फिजिकल मनी का ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन डिजिटल रुपया का ट्रांजैक्शन हम लोग डिजिटल वॉलेट से करेंगे, जो अभी फ़िलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ सीमित बैंकों के पास है। वो बैंक अपने ग्राहकों को दे रहे हैं, वो सीमित जगह पर उसका उपयोग कर रहे हैं ताकि उसका अनुभव लिया जा सके और भविष्य में प्रत्येक व्यक्ति तक इसकी पहुंच हो सके। इस चीज़ को ध्यान देकर डिजिटल रुपया को जारी किया गया है। इस पर पूरा नियंत्रण आरबीआई का है और भविष्य में जल्दी ही प्रत्येक व्यक्ति तक डिजिटल रुपये की पहुंच हो जाएगी, जो पूरी तरह से सुरक्षित होगी। यूपीआई जैसे साधनों में उस ट्रांजैक्शन की गारंटी आरबीआई नहीं लेता है। जब आप यूपीआई से किसी को पेमेंट करते हैं या जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, उसमें आरबीआई कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन जो डिजिटल रुपये है उसकी पूरी गारंटी आरबीआई लेता है। तो ये डिजिटल करेंसी या जो डिजिटल रुपी है, यह यूपीआई या अन्य करेंसी से ज़्यादा सुरक्षित है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट गारंटी ले रहा है आरबीआई। जिन लोगों को कोविड हुआ है वो लोग भूलने के उनके लक्षण दिख रहे हैं। तो कभी अगर ये प्रश्न आए कि क्या कोविड के कारण लोगों को भूलने का लक्षण दिखता है, तो बिल्कुल दिख रहा है। ये एफएसआई ने नॉर्म्स जो नियम बनाए हैं मार्केट के लिए, वो क्या है, बायस्ड है, एक तरफा है। क्यों? क्योंकि ये जो नियम है असल में पश्चिमी देशों द्वारा बनाए गए हैं, वो भारतीय खाद्य पदार्थों पर लागू नहीं होते। तो जब उन नियमों को लागू किया जाएगा तो भारतीय खाद्य पदार्थ अस्वास्थ्यवर्धक हो जाएंगे या उनके लिए वह सही नहीं होगा। इन समस्याओं को हल करने के लिए, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं कि एक ऐसा नॉर्म बनाया जाए या एक ऐसा नियम बनाया जाए कि भारतीय खाद्य पदार्थ भी सहजता से उसमें शामिल हो सकें। सरकारी मदद से 2026 तक अपने छत पर सोलर पैनल लगवा सकते हैं। स्वामी निवेश कोष में सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए की रकम डाल दी है। असल में यह निवेश कोष बनाया गया है आवासीय परियोजनाओं के लिए। अगर कोई आवासीय परियोजना वित्तीय या फाइनेंशियल कमी के कारण या फाइनेंस के कमी के कारण रुकी हुई है, तो उन परियोजनाओं को गति दी जा सके, इसलिए सरकार ने इसमें 5,000 करोड़ रुपये डाल दिए हैं। कॉलेजियम सिस्टम अभी देश का कानून है, उसको मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया है, उसमें ये भी कहा है कि अगर आप चाहते तो रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन जब तक रिप्लेस नहीं करते तब तक तो मानना ही पड़ेगा। देखिए, भारत सरकार ने एनजेएसी एक एक्ट बनाया था, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान था, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड कर दिया या अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया और कॉलेजियम पद्धति को ही बनाए रखा। अब कॉलेजियम पद्धति क्या है? कॉलेजियम पद्धति में सीजेआई या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अन्य 4 वरिष्ठ न्यायाधीश की एक समिति होती है, जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित संस्तुति करती है या नियुक्ति का कार्य करती है। ये संस्तुति सरकार को करती है, सरकार उनकी नियुक्ति करती है। लेकिन ये भारत में ही ऐसा देखा जा रहा है कि न्यायालय ही अपने लोगों को नियुक्त कर रही है। ऐसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। इसलिए कॉलेजियम पद्धति का लगातार विरोध किया जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि चुनी हुई संस्था, संसद द्वारा बनाए गए कानून को रद्द करना बहुत सही नहीं है। तो फिलहाल ये मुद्दा अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पे प्रश्न निसंदेह आएगा। इस पे आपको संतुलन बना के रखना है कि भारत में शक्ति विभाजन का प्रावधान है। कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, ये तीनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो हर किसी का अपना एक क्षेत्र है, किसी को दूसरे कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, शक्ति असंतुलित हो जाएगा। किसी भी एक पे शक्ति केंद्रित नहीं हो सकती। अगर किसी एक के पास शक्ति केंद्रित हो जाएगा तो उससे तानाशाही को बढ़ावा मिलेगा। जहाँ तक न्यायपालिका में नियुक्ति की बात है, तो वह कार्य सरकार का है या फिर व्यवस्थापिका का है। तो ये अभी चर्चा का विषय है। इस पे जब भी क्वेश्चन आए तो बैलेंस बना के लिखिएगा, किसी एक के सपोर्ट में मत लीजिए। ऐसा नहीं है कि लिख दीजिए नहीं सरकार गलत कर रही है, ठीक है। बहुत सोच समझ के इसमें शब्दों का सही चयन करिएगा। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो सावधान रहिएगा। प्रश्न आएगा तो नंबर अच्छे मिलेगा, आपने सही तरीके से लिख दिया। अगर आपने गलत तरीके से इसको टैकल किया तो इसमें नंबर बहुत ख़राब मिलेगा। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आरटीआई से कॉलेजियम का डिटेल नहीं मिलेगा। अगर कॉलेजियम कोई मीटिंग हो रही है या बैठक हो रही है, उसकी जानकारी आरटीआई से नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा सीधे सीधे कह दिया है।
देखिए गवर्नमेंट SEZ ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसके प्रावधानों को आसान बना रही है ताकि कंपनियों के कर्मचारी उसमें सहजता से आ जा सकें। NTPC जो अब तक कोयले और डीजल से बिजली का उत्पादन करती थी, जल्दी ही परमाणु ऊर्जा से बिजली का उत्पादन करेगी, जिससे पर्यावरण या जलवायु को सुरक्षा मिल सके, क्योंकि कोयला या डीजल बहुत ज़्यादा प्रदूषण उत्पन्न करता है, जबकि न्यूक्लियर से या परमाणु ऊर्जा से सीमित प्रदूषण उत्पन्न होते हैं। ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर से उत्पादन जो होगा, जो परमाणु ऊर्जा जो एकदम बिल्कुल प्रदूषण रहित है, उसमें पॉल्यूशन होता है लेकिन बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये इस गलतफहमी में ना रहिएगा कि परमाणु ऊर्जा प्रदूषण रहित है, उसमें कोई पॉल्यूशन होता ही नहीं, उसमें भी पॉल्यूशन होता ही होता है, लेकिन वो सीमित होता है, उसका मैनेजमेंट किया जा सकता है, उसका प्रबंधन आसान है, सहज है। और भारत चूँकि 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य बनाए हुए हैं। नेट जीरो का मतलब है कि 2070 तक जीरो उत्सर्जन हो जाए, कार्बन उत्सर्जन शून्य हो जाए। शून्य का मतलब ऐसे तो नहीं सांस लेना बंद कर देंगे, मतलब ये है कि जितना कार्बन का उत्सर्जन हो उतना पेड़ पौधे अवशोषित कर ले, बस इसका मतलब सीधा सीधा यही है। ऐसा नहीं कि अब सांस लेना बंद कर देंगे, कि सांस लेने में तो CO2 छोड़ते ही हैं, ऐसा नहीं होगा, सांस ले सकते हैं। 2027 तक भारत 145 गीगावाट ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी ऐड कर लेगा। देखिए ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी का सीधा मतलब है सोलर एनर्जी, पन बिजली, जो पानी से ऊर्जा बनाई जाती है, जो नदी पर बांध बनाकर बनाया जाता है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, या भूतापी एनर्जी। भूतापी एनर्जी का मतलब है धरती के नीचे जो गर्म जगह या गर्म स्रोत हैं उससे भी ऊर्जा का उत्पादन या बिजली बनाई जाती है। तो ये पर्यावरण में किस तरह की क्षति नहीं पहुंचाते, किस तरह प्रदूषण नहीं करते हैं। सोलर एनर्जी से तो कोई प्रदूषण होना ही नहीं है, विंड एनर्जी से भी कोई प्रदूषण नहीं होना है, और ये समाप्त भी नहीं होंगे। जब तक पृथ्वी का अस्तित्व है तब तक सोलर एनर्जी मिलता रहेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ग्रीन एनर्जी पे भारत जा रहा है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में कई सारे पक्ष खुल के आएंगे, इसमें नए नए जॉब मिलेंगे, नए संभावनाएं खुलेंगी। भारत हरून ग्लोबल 500 रैंक में इसके कुल 15वां रैंक है। 20 देसी कंपनी इसमें शामिल हैं, 500 की सूची में। फोर्ब्स का एशिया हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी लिस्ट में 3 भारतीय शामिल किए गए हैं, जिसमें गौतम अडानी, शिव नडार और अशोक सूता हैं। ये याद रखिए, ये प्रश्न आ सकते हैं। TRS अब आधिकारिक रूप से VRS होगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना राष्ट्र समिति को अब औपचारिक रूप से भारत राष्ट्र समिति बनाने की घोषणा की है। तो याद रखिए, अब TRS का नाम VRS हो गया, भारत राष्ट्र समिति। ये प्रश्न आ सकते हैं। भारत और नेपाल इस बात में सहमत हो गए हैं कि अनधिकृत मार्गों से आवागमन रोका जाए। अनधिकृत मार्ग माने ऐसे रास्ते या ऐसे सड़क जिनको सरकारों ने मान्यता नहीं दी है, जिनका परमिशन भारत सरकार या नेपाल सरकार ने नहीं दे रखी है। अगर उन रास्तों से आप आते हैं तो उसे अनधिकृत मार्ग कहते हैं। आवागमन का मतलब आना जाना होता है। तो अगर अनधिकृत मार्ग से उस रोकने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अनधिकृत मार्ग से अक्सर असामाजिक तत्व ही आते जाते हैं, जो कई तरह का अपराध करते हैं, आतंकवाद का बढ़ावा देते हैं, कई सारी समस्याओं को जन्म देते हैं, मानव तस्करी को बढ़ावा देते हैं। इसलिए दोनों देशों ने सहमति बनाई है कि अनधिकृत मार्ग से आवागमन नहीं होगा या उनको रोका जाएगा। चंद्र यात्रा में एक भारतीय अभिनेता देव जोशी भी शामिल हैं। देखिए, एक जापानी अरबपति हैं जो लोगों को चंद्रमा पे यात्रा करा रहे हैं, उसमें भारत के एक अभिनेता या एक्टर देव जोशी भी शामिल हैं। अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व में पहली ऐसी महिला जो उपाध्यक्ष पद पे पहुंची हैं या सुशोभित कर रही हैं, वह श्रीमती सुष्मिता शुक्ला हैं। ये तथ्य भी याद रखिए, प्रश्न या एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में। भैया, हाइड्रोजन ट्रेन का मतलब ये है कि अब इससे किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं होगा। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो एनर्जी रिलीज होगी या ऊर्जा होगा, उष्मा होगा। तो इसमें उत्सर्जन के तौर पर केवल और केवल भाप होगा, वाष्प जिसको कहते हैं, वाष्प, या फिर यही ठंडा होगा, पानी बन जाएगा। इससे किसी तरह का प्रदूषण नहीं होगा।
या बनाया जा रहा है आपके सकूर बस्ती स्टेशन पर। तो ये तथ्य याद रखिएगा, 2024 में ये चालू हो जाएगा या प्रारंभ किया जाएगा। हरियाणा के जिंद से सोनीपत के बीच चलेगा ये ट्रेन। हाइपरसोनिक व्हीकल का इसरो ने सफल टेस्ट किया। तो हाइपरसोनिक व्हीकल क्या है? हाइपरसोनिक व्हीकल से पहले हम लोग ये समझते हैं कि मैक क्या होता है। देखिए, मैक से सीधा मतलब आवाज़ की गति से है। आवाज़ की गति का जो स्पीड है उसे हम लोग एक मैक कहते हैं। तो जब भी कोई मिसाइल या व्हीकल या यान या जहाज़ एक मैक से कम की गति पे चलेगा, एक मैक से कम की गति पे होगा, तो वो उसे सबसोनिक कहा जाता है। जिस भी मिसाइल या यान या जहाज़ या हवाई जहाज़ की गति एक मैक से कम होगी उसे सबसोनिक कहा जाता है। जब गति एक मैक से 5 मैक के बीच होगी उसे सुपरसोनिक कहा जाता है। और जब गति 5 मैक से ज़्यादा हो तो उसे हाइपरसोनिक कहा जाता है। भारत को 5 मैक से ज़्यादा गति के व्हीकल या यान को बनाने में कुछ सफलता मिल रही है, लेकिन अभी पूरी तरह से वो बन नहीं पाया है। अभी वो टेस्टिंग फेज़ में ही है। अभी फ़िलहाल रूस को या रसिया को एक मिसाइल बनाने में सफलता मिली जिसका नाम जिरकॉन है, या एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसके अलावा अभी किसी देश के पास औपचारिक रूप से या ऑफिशियली या आधिकारिक रूप से हाइपरसोनिक मिसाइल या यान नहीं है। अगर है भी तो वो पूरी तरह से मान्यता प्राप्त नहीं है। इसमें अभी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में चीन और यूएसए को भी सफलता मिली है, लेकिन अभी भी इनका जो तकनीक है अभी टेस्टिंग फेज़ में ही है। हाँ, थोड़ा सा भारत से आगे हैं लेकिन बहुत आगे नहीं है। तो ऐसा माना जा रहा है कि इन तीनों देशों का जो हाइपरसोनिक व्हीकल या मिसाइल होगा लगभग साल 2 साल के आगे पीछे बन जाएगा। हाइपरसोनिक का लाभ ये है कि इतनी तेज़ जाएंगी इनको कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। अगर कोई हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला करता है तो उसको रोकना फ़िलहाल असंभव है। तो हाइपरसोनिक के बारे में आपको जो सूचना दी गई उसको याद रखिए। इन 3 चीज़ों को याद रखिएगा, सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। तूफान मैंड्रूस चेन्नई में पहुंच गया है। देखिए, प्रश्न सीधे सीधे ही पूछता है, यह तूफान किस शहर के पास पहुंचा या किस महासागर में दिखा। तो जब आपको ये पता रहेगा चेन्नई के आसपास का एरिया तो आप समझ जाएंगे। तो इस तथ्य को याद रखिएगा कि यह कहाँ पे है। उत्तर प्रदेश ने एक जिला एक उत्पाद योजना घोषित की थी, जिससे हर एक ज़िले का एक महत्वपूर्ण उत्पाद का मार्केटिंग किया जा सके, जिससे उसके उत्पादकों को लाभ हो सके। उसके बाद अब उत्तराखंड ने एक जिला 2 उत्पाद योजना की घोषणा की है, ताकि उस एक ज़िले में 2 उत्पादों के उत्पादकों को लाभ हो, उनका मार्केटिंग किया जा सके। तो अब ये तथ्य याद रखिएगा कि किस राज्य ने एक जिला 2 उत्पाद योजना घोषणा की है। जब एक जिला 1 उत्पाद हो तो उत्तर प्रदेश, और जैसे ही एक जिला 2 उत्पाद हुआ तो उत्तराखंड। तथ्य याद रखिएगा। यूजीसी जल्दी ही अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए एक नया फ्रेमवर्क जारी करेगा। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एम.के. जैन का मानना है कि बैंक को अपनी तकनीक को अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि अभी जो बैंकिंग तकनीक है वो प्री मोबाइल एरा का है या मोबाइल के शुरुआती दौर का है। अभी नई मोबाइल तकनीक आ रही है, उसके हिसाब से बैंकिंग को या बैंकिंग टेक्नोलॉजीज़ को या बैंकिंग टेक्नोलॉजी को अपडेट करना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए, ताकि नए चुनौतियों और संभावनाओं, प्रोबेबिलिटी और प्रॉब्लम्स को टैकल किया जा सके। श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के नए सीएम बने हैं। बनारस में काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है कि अजन्मे बच्चों को गोद लेने का व्यवस्था नहीं है, या इसको गोद नहीं लिया जा सकता। कुछ लोग अजन्मे बच्चों को गोद लेने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए उसने एक रोक लगा दी है। अब तक जो भी पढ़ाया गया वह प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। अगर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उन सारे एग्ज़ामों में अब तक का सारा कंटेंट यूज़फुल है, लेकिन आपकी परीक्षा में अगर मुख्य परीक्षा नहीं होता है जिसमें लिखने का प्रश्न शामिल नहीं है तो आगे का कंटेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है।
तो अगर आप आईएएस या यूपीएससी दे रहे हैं, यूपी पीसीएस दे रहे हैं या कोई भी स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, तो अगला कंटेंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, या मुख्य परीक्षा की दृष्टि से आगे का कंटेंट महत्वपूर्ण है। देखिए, बढ़ती आबादी और गहराता खाद्य संकट। देखिए, आबादी जो है 2 के रेशियो में लगातार मल्टीप्लाई होता है, 2, 4, 8 ऐसे बढ़ता है, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन 1, 2, 3, 4 चलता है। इसलिए जब आबादी तेज़ी से बढ़ता है तो उसकी तुलना में खाद्यों का या खाद्य पदार्थ का उत्पादन नहीं हो पाता, इसलिए खाद्य संकट उत्पन्न हो जाता है। इसलिए ये जो लेखक है उनका मानना है कि जब आबादी बढ़ रही है तो खाद्य संकट बढ़ सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल भारत सरकार के पास या भारत के पास रिजर्व इतना है कि अभी समस्या नहीं होगी, लेकिन भविष्य में ऐसी समस्या हो सकती है, प्रोबेबिलिटी है, संभावनाएं हैं, इसलिए ये लेख लिखा गया है। और इसका प्रश्न भी आ सकता है, क्योंकि अगर भारत में खाद्य संकट नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि दुनिया में खाद्य संकट नहीं है, बहुत सारे देशों में खाद्य संकट है, इसलिए प्रश्न आ सकता है, स्वाभाविक है, हो सकता है जीएस में आ जाए या आपके निबंध में आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इंडिया बियॉन्ड इंडिया। देखिए, भारत का जो है ग्लोबल पावर बढ़ रहा है तो भारत का महत्व बढ़ रहा है, इसलिए भारत अपने भौगोलिक क्षेत्र से ज़्यादा बढ़ रहा है या विस्तृत हो रहा है। इस पर ही ये लेख है, इसको देख लीजिए। हायर एजुकेशन में कुछ चेंजेस किए गए, उसी पे ये लेख है, देख लीजिएगा। शिफ्टिंग सैंड्स इन इंडिया डायस्पोरा। देखिए, जो भारतीय प्रवासी हैं, जो भारत के लोग विदेश में जाके काम कर रहे हैं, वहाँ से पैसा भारत में भेजते हैं, उससे भारत की अर्थव्यवस्था को लाभ होता है, भारत की जीडीपी में विकास होता है, उस पर ये लेख है। देखिए, जहरीली हवा जूझते बच्चे। जहरीली हवा असल में है क्या? जहरीली हवा का मतलब है कि जो हवा है प्रदूषित हो जा रहा है कल कारखानों के कारण या किसी गाड़ी के कारण या अन्य किसी कारण, उससे मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव किससे पड़ता है? बच्चों पर, और या फिर बुजुर्ग पर, या फिर ऐसे लोग जिनके स्वास्थ्य कमज़ोर हैं, जिनका प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत नहीं है, उन लोगों के स्वास्थ्य पर ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है या ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो बच्चे इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि बच्चे भविष्य हैं। तो जहरीली हवा बच्चों के साथ साथ हमारे भविष्य को भी प्रभावित कर रही है। ये लेख उसी पर है, इसको पढ़िए, और अगर हो सकता है ऐसा प्रश्न बने तो उसको टैकल कर सके, क्योंकि यूपीएससी के प्रश्न कैसे आएंगे वो कोई अनुमान नहीं लगा सकता। अगर आप सीपीएफ भी दे रहे हैं तब भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, चाहे सीडीएस दे रहे हो चाहे एनडीए दे रहे हो, आपको इसको जरूर पढ़ना चाहिए। आरबीआई इन्फ्लेशन से कैसे बाहर लाएगी, इसी पे है। इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति या मुद्रा अस्फीति को नियंत्रण करने का कार्य या नियंत्रित करने का कार्य केंद्रीय बैंक का ही होता है। तो केंद्रीय बैंक उसको कैसे मैनेज करेगी, उसी पे ये लेख है। ई रूपी या ई रुपया सुशासन को शक्ति देगा। कैसे देगा शक्ति? देखिए, अभी जो पेपर करेंसी हम यूज़ करते हैं उसका आप ब्लैक मनी के तौर पर उपयोग कर सकते हैं, घूस देने में या किसी भी इलीगल कार्य करने में उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो डिजिटल करेंसी है ई रुपया, इसका उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इसको सीधे मॉनिटर कर रही है आरबीआई। ब्लैक मनी में इसका उपयोग नहीं कर सकते, इसको घूस के रूप में इसका उपयोग नहीं कर सकते। तो इससे सुशासन को वृद्धि मिलेगी। अगर पूरी करेंसी अगर डिजिटल हो जाए तो संभवतः ब्लैक मनी बहुत सीमित हो जाएगा। ऐसा नहीं कि शून्य हो जाएगा, ये एकदम ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो कभी नहीं होगा, लेकिन कंट्रोल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। डिजिटल करेंसी होने का लाभ यही है कि सुशासन में वृद्धि होगी। देखिए, अब मैंने आपको बताया कि किस तरह से डेटा का उपयोग बढ़ रहा है। जैसे जैसे डेटा का उपयोग बढ़ेगा तो समस्याएं होंगी। जब समस्याएं होंगी, जब साइबर हमले होंगे तो साइबर चुनौतियां खड़ी होंगी, तो उनसे बचने के उपाय भी किए जाएंगे। तो ये कैसे उनसे बचा जाए उस पर ये लेख है। साइबर सुरक्षा को कैसे लागू किया जाए, किस तरह से पासवर्ड डाला जाए, किस तरह से अवांछित लोगों या अनजान लोगों से दूर रहा जाए, या किस तरह से बचा जाए इन लोगों से, तो उस पर ये डेटा है, यह लेख है। दिल पर मंडराता खतरा। देखिए, अभी हुआ क्या है कि भारत में कई चर्चित लोगों का जो स्वस्थ, दिखने में तो पूरी तरह स्वस्थ थे, उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया। तो ये चर्चा का विषय बना हुआ कि कैसे हार्ट अटैक आ रहा है। हार्ट अटैक होने के कई सारे कारण होते हैं। एक तो गलत जीवन शैली, लाइफस्टाइल गलत होना, खान पान गलत होना, एक्सरसाइज ना करना, नशा करना, धूम्रपान करना, ये सभी हार्ट पे नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों से बचा ले जाते हैं, लगातार एक्सरसाइज करते हो, तो आपका हार्ट मजबूत होता है, आपका दिल मजबूत होता है। उसकी लगातार जांच करानी चाहिए, समय समय पर उसकी जांच कराइए, और खान पान में संयम बरतना चाहिए। ये इसी पर है कि कैसे उसको मैनेज करना है। भाई, जब भी आप लेख लिखे कि भाई हार्ट पे खतरा क्यों बढ़ रहा है, तो उसका कारण दीजिए कि भाई ये पहले तो बताइए हार्ट का खतरा है क्या। भाई, हार्ट में खतरा क्यों उत्पन्न हो रहा है? कोर्निधमनिक कारण, इन्फेक्शन के कारण, या फैट के कारण? 2-3 ही रीज़न है, और तो कोई रीज़न है नहीं।
तो 2-3 रीज़न आपने बताया कि क्यों, क्या है, क्यों है। अब इसका कारण बताइए कि किस कारण से हो रहा है। तो भाई गलत जीवन शैली है, गलत खान पान है, एक्सरसाइज नहीं करना है, ये इसके कारण हैं। अब इससे बचना कैसे है? तो बचना इसका ऐसे है कि सही खान पान अपनाएं, सही जीवन शैली अपनाएं, एक्सरसाइज करें और जांच कराते रहें एक नियमित समय पर। ऐसा नहीं कि डेली जांच कराना है, लेकिन एक नियमित समय पर जांच कराना चाहिए, ज़रूरी है, ताकि आपको पता चल सके कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। देखिए ये जो लेख है वो बता रहा है कि जो प्रवासी लोग हैं या जो प्रवासी मजदूर हैं, वो किसी देश में जाकर जब काम करते हैं तो वहाँ से जो कमाते हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत में भेजते हैं। वह धन भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उस पर ये लेख है, देख लीजिएगा और ये प्रश्न आ सकता है। देखिए भारत लगातार प्रयास कर रही है फ्री ट्रेड पर। उसके लिए अब भारत यूरोपीय यूनियन से फ्री ट्रेड करने के लिए प्रयासरत है। यह कई तरह की समस्या उत्पन्न कर सकता है, इसलिए इन चीज़ों को मैनेज करना है। और भारत केवल यूरोपीय यूनियन नहीं, बाकी कई सारे देशों से एफटीए कर रहा है या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, जिससे व्यापार में कोई बाधा ना हो। मैंने आपको बताया कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि किस तरह से पूंजी के आवागमन के लिए या श्रम के आवागमन के लिए प्रयास किया जा रहा है। वैसे ही व्यापार में भी किसी भी तरह की बाधाओं को रोकने के लिए एफटीए किया जा रहा है या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जा रहा है, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिले, देश की अर्थव्यवस्था का विकास हो। लेकिन अगर इसे सही तरीके से लागू नहीं किया गया तो यह अर्थव्यवस्था पे नकारात्मक या नेगेटिव इफेक्ट भी डाल सकता है। तो इसी पर ये लेख है, इसको देख लीजिएगा। और ये लेख है फूड सेफ्टी को कैसे मैनेज करना है, कैसे फूड सेफ्टी को बिना डिले किए, बिना देरी किए लागू किया जाए, ताकि हर आदमी के पास खाद्य सुरक्षा हो। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भूखे नहीं मरना चाहिए या कोई भूखे सोना नहीं चाहिए। तो भारत सरकार के प्रयास है कि प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच भोजन तक हो। ये देखिए G20 कैन बी द UN सिक्योरिटी काउंसिल अल्टरनेटिव। ये ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। देखिए यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र जो संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सुरक्षा परिषद है, उसमें 5 ही लोग हैं, 5 महाशक्तियाँ हैं, वही पूरा मैनेज करती हैं। उनके पास एक वीटो पावर है, जिसको चाहती हैं वो रोक लेती हैं। लेकिन G20 में ऐसा कुछ नहीं है, किसी के पास वीटो पावर नहीं है, सभी बराबर हैं, सबको 1-1 साल अध्यक्षता मिलता है अपने अपने नंबर पर। क्योंकि ये दुनिया के 20 सबसे बड़ी शक्तियाँ हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि जो G20 है वह यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से ज़्यादा ताकतवर है, और यह उसका अल्टरनेट या विकल्प भी हो सकता है। तो इसको कैसे मैनेज करना है, इसको भारत को कैसे टैकल करना है, यह एक चर्चा का विषय है। और इससे प्रश्न आ सकता है कि क्या G20 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का विकल्प या अल्टरनेट हो सकता है, और अल्टरनेट होगा तो सबसे ज़्यादा लाभ किसको होगा। हमें अपना पक्ष बताना है कि भारत को इससे बहुत सारे लाभ हो सकते हैं, क्योंकि भारत को अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सदस्यता नहीं मिली है। जो सदस्यता मिलती है वो अस्थायी होती है। और चूँकि भारत दुनिया के बहुत बड़े जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो भारत को स्वाभाविक रूप से इसमें अधिकार है। वो अलग बात है कि भारत को उसमें नहीं मिल रहा है मौका, भारत को यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में मौका नहीं मिला या वहाँ पे अस्थायी सदस्यता नहीं मिली है, लेकिन भारत सबसे ज़्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट है। तो G20 कैसे अल्टरनेट हो सकता है, इस पे ये लेख है। और ध्यान रखिएगा, 3rd पेपर में इंपॉर्टेंट है या फिर आपके निबंध में ये प्रश्न आ सकता है। आज के लिए बस इतना ही। लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और जल्दी ही BPSC पे आपके कैप्सूल कोर्स स्टार्ट किए जाएंगे जो पेड होगा, कुछ पेपर सॉल्व कराए जाएंगे जो फ्री होगा। और आपके सभी भावी एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।